गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर कावल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेट 3 करने वाले हैं। पूरे 150 नंबर का जो सेट है आपको जो 1 और 2 करा दिया गया था, तो समय बहुत कम है, 1-2 दिन आपके हाथ में, इसलिए सेट का प्रैक्टिस करना पूरे सेट का बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे क्या है, जो आपके जो एग्ज़ाम में जो अनुभव है बहुत ही बढ़ जाएगा, करने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो भी सीडीपी का है। मारिया मोंटेसेरी वाज ए और एन, वो जर्मन, ग्रीक और इटालियन फिजिशियन या नॉन ऑफ द अबव, वो किस देश से बिलोंग करती थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर सी, यानी वो क्या थी? इटालियन फिजिशियन। वो क्या थी? इटालियन फिजिशियन। तो मारिया मोंटेसेरी क्या थी? इटालियन फिजिशियन। इसके बाद जो है नंबर 2, which of the following is not characteristics of G factor with reference to two factor theory? टू फैक्टर थ्योरी जो दिया था इसमें से कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इट इज़ यूनिवर्सल इन बॉर्न एबिलिटी, इट इज़ लर्नड एंड हैंस एक्वायर्ड इन द एनवायरनमेंट, इट इज़ जनरल मेंटल एबिलिटी या नॉन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप भी क्वेश्चन पढ़ करके इसका सही उत्तर देने का कोशिश करें। नंबर टू का जो सही उत्तर होगा वो क्या है? नंबर बी, इट इज़ लर्नड एंड हैंस एक्वायर्ड इन द इन्वायरमेंट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर बी। इसके बाद जो है नंबर 3, which of the following factors of primary mental ability enables the individual to numerical calculation rapidly and accurately? यहाँ पे बताया गया है फैक्टर्स ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। फैक्टर्स ऑफ क्या बताया गया है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो आपको देखना है क्या ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, और बताया गया इनेबल्स द इंडिविजुअल्स टू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो इसमें से कौन सा क्या है जो एक्यूरेटली है? वर्बल फैक्टर, रीजनिंग फैक्टर, नंबर फैक्टर या नॉन ऑफ द एबव, यानी कौन सा फैक्टर इसमें जो उसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में काम करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है? वो है नंबर सी। इसका क्या है? नंबर फैक्टर इसका क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू whom human intelligence is composed of 3 dimensions which operations, content and product as डिटेक्टेड बाय फैक्टर एनालिसिस। तो इसने किसने दिया ये? अल्फ्रेड बिनेट, एल थर्स्टन या ई.एल थॉर्नडाइक या नॉन ऑफ द है इसमें। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस कंपोज्ड ऑफ 3 जो 3 डायमेंशन है, तो किसने दिया था? अल्फ्रेड जो बिनेट है या एल थर्स्टन है, ई.एल थॉर्नडाइक है, नॉन ऑफ देम है। 4 का, तो 4 का क्या हो जाएगा? इसका नॉन ऑफ देम इसका क्या होगा? आंसर होगा। और इसका किसने दिया था? इसका तो सही उत्तर क्या होगा कि इसका जो 3 डायमेंशन का थ्योरी जो है किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेपी गिलफोर्ड। नेक्स्ट है, जो द बुक हेरिडिटी जीनियस वाज रिटेन बाय, जो किताब है हेरिडिटी जीनियस वाज रिटेन, किसने लिखा था? एफ गेल्टन ने, वर्नॉन ने, जेपी गिलफोर्ड ने या इसमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर क्या होगा? एफ गेल्टन, वर्नॉन के बताया गया जो द बुक हेरिडिटी जीनियस वाज रिटेन बाय, द बुक हेरिडिटी जीनियस वाज रिटेन बाय। तो इसका किसने किया था? एफ गेल्टन ने किया था, जिसका पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस गेल्टन। और किस में किया था इसने प्रकाशित? 1869 में। 1869 में इसने क्या किया था? इस बुक को प्रकाशित किया था। नेक्स्ट जो है डिस्ग्राफिया मीन्स क्या होता है? जो डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, डिफ़िकल्टी इन
ग्रैस्पिंग स्पोकन लैंग्वेज या नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पर बताया गया है डिफ़िकल्टी इन रीडिंग राइटिंग यानी डिसग्राफिया, यानी ये जो वर्ड है डिसग्राफिया किससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम 6 का। तो किस तरह से जो आपका जो प्रॉब्लम है, कई सारे डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, तो जैसे रीडिंग से जो रिलेटेड है, रीडिंग से जो रिलेटेड है उसे क्या कहते हैं डिसलेक्सिया, जो रीडिंग से है, और राइटिंग से जो होता है उसे क्या कहते हैं डिसग्राफिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर बी, क्या हो जाएगा इसका डिसग्राफिया हो जाएगा राइटिंग से रिलेटेड। इसके अलावा भी है कई सारा जो डिफ़िकल्टीज आता है, डिसकैलकुलिया है जो क्या होता है मैथ से रिलेटेड है, मैथ में कैलकुलेशन प्रॉब्लम होने से आता है। और एक आता है डिस्प्रेक्सिया, जो मोटर स्किल होता है जो डिफ़िकल्टीज है उसके कारण होता है डिस्प्रेक्सिया, सिर्फ स्पेलिंग का थोड़ा सा अंतर होता है। इसके बाद भी है जो अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर है जिसे ADD भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है ADD अटेंशन डिफिसिट जो डिफ़िकल्टीज है। उसके बाद होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो इसमें आपको क्या करना डिसग्राफिया किससे होगा राइटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग एडमिटेड दैट एजुकेशन इज ए सोशल नीड। एजुकेशन क्या है समाज की जो है आवश्यकता, ये किसने कहा था, तो A, B, C और D है। तो रूसो ने कहा था, विनेट है, डेवी है, नॉन ऑफ देम है। इसका सही उत्तर क्या होगा एजुकेशन इज ए सोशल नीड। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है डेवी है, नंबर C है। नेक्स्ट है इट रिफर्स टू द अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन आउटकम दैट इज पेनफुल और नॉट लाइक्ड। तो बोल रहा है अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन आउटकम दैट इज पेनफुल एंड नॉट लाइक। क्या होगा ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का उदाहरण है या एवर्सिव कंडीशनिंग है या रेनफोर्समेंट है या नॉन ऑफ द एबव है। यहाँ पे बताया गया आउटकम दैट इज पेनफुल और नॉट लाइक, ये क्या हो जाएगा नॉन ऑफ देम। इसका क्या होगा सही उत्तर नॉन ऑफ देम। और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इसका सही उत्तर होगा जो इसमें नहीं दिया है तो होगा नेगेटिव रेनफोर्समेंट। जो 9 नंबर क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू इवैल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो कौन सा जो मेथड है सबसे अच्छा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट मेथड इवैल्यूएट करने का, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशंस, एनुअल इवैल्यूएशंस, क्वार्टरली इवैल्यूएशंस या नॉन ऑफ द एबव। इवैल्यूएशन का कौन सा तरीका जो इसमें से ABCD में से जो सबसे अच्छा है जिसको बेस्ट माना गया है इवैल्यूएशन का। तो इवैल्यूएशन का तरीका जैसे आपने पढ़ा था CCE पढ़ा था, तो यह कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन जो है वही तरीका क्या है इसका बेस्ट है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर A, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा नंबर A, इसका सही उत्तर है कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट। यानी जो असेसमेंट है जो हम बच्चों का आकलन करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, यानी उसका पर्पज क्या है। तो पहला है टू प्रोमोट द चाइल्ड टू द नेक्स्ट क्लास, क्या सिर्फ नेक्स्ट क्लास में अगले क्लास में भेजने के लिए बच्चों का हम असेसमेंट करते हैं, या टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ द चाइल्ड, या उसका जो अचीवमेंट है उसने क्या प्राप्त किया उसको मेजर करने के लिए मापने के लिए। टू पॉइंट आउट द एरर्स, क्या उसका सिर्फ एरर जो है ऑफ द चाइल्ड जो क्या गलती कर रहा है उसको मापने के लिए करते हैं, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा जो बोल रहा है जो असेसमेंट का उद्देश्य। तो पहला है प्रमोट द चाइल्ड टू द नेक्स्ट क्लास, ये क्या होगा नहीं सिर्फ प्रमोट करने के लिए हम उसका नहीं करते हैं आकलन। मेजर द अचीवमेंट, सिर्फ हम अचीवमेंट ही उसका मापेंगे, इसके लिए भी हम आकलन नहीं करते हैं, असेसमेंट नहीं करते हैं। टू पॉइंट आउट द एरर्स, सिर्फ हम उसका गलतियाँ ही निकालेंगे, इसके लिए भी नहीं करते हैं। तो इसका नॉन ऑफ द एबव क्या होगा इसका सही ऑप्शन होगा। तो असेसमेंट का उद्देश्य क्या होगा जब यहाँ पे एक भी नहीं दिया है, तो असेसमेंट का उद्देश्य होगा तो पॉइंट आउट द एरर्स तो है ही, एरर के साथ ही क्या उसके रेमेडियल टीचिंग भी आना चाहिए इसके साथ, तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। यानी जो हम उसमें गलतियों को ढूंढेंगे, गलतियों को ढूंढने के बाद उसका कैसे निवारण करना है, यानी रेमेडियल टीचिंग अपनाना है, तब यह होता है इसका असेसमेंट का सही उद्देश्य। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद द एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर द, किसके लिए स्पेशल एजुकेशन इज एसोसिएटेड, डिजेबल्ड एंड गिफ्टेड बोथ, डिजेबल्ड ओनली,
टीचर्स ट्रेनिंग या नॉन ऑफ द एबव, यानी विशेष तरह का जो शिक्षा जो प्रदान किया जाता है किसके लिए, डिजेबल्ड एंड जो गिफ्टेड, डिजेबल्ड जो किसी भी तरह से जो हियरिंग डिजेबल्ड हो या बोलने में उसका असुविधा हो रहा हो या विजन डिजेबल्ड हो, या गिफ्टेड है जो प्रतिभाशाली छात्र है उसके लिए। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए, डिजेबल एंड गिफ्टेड, इन दोनों के लिए, क्योंकि जो डिजेबल है उसे आवश्यकता है कि एक अलग तरह से विशेष प्रकार का शिक्षा दिया जाए जिससे वो सामान्य बच्चों की तरह क्या करे, शिक्षा ग्रहण कर सके और सामान्य क्लास में ही पढ़ाई कर सके, उसे किसी तरह का जो भावना उत्पन्न उसमें ना हो। दूसरा जो है गिफ्टेड स्टूडेंट जो है, जो अति प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ को सीख लेते हैं, तो बाद बाकी समय में क्या करेंगे, इसके लिए भी स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है जो कि वो सामान्य बच्चों के साथ कक्षा में रह सके, तो जिससे क्या हो, इंक्लूसिव क्लासरूम जो है, समावेशी शिक्षा का जो कक्षा है प्राप्त कर सके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर ए। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट विद अ विजुअल इम्पेयरमेंट, बताया गया क्या, विजुअल इम्पेयरमेंट शुड बी, जो विजुअल इम्पेयरमेंट है मतलब जो जिसको देखने में थोड़ा सा असुविधा हो रही है, तो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नॉर्मल क्लास, क्या उसको जो नॉर्मल कक्षा है उसे निकाल देना चाहिए, अलग बैठाना चाहिए। प्रोवाइडेड सपोर्ट विद ऑडियो सीडी, या उसको ऑडियो सीडी सपोर्ट करने के लिए ऑडियो सीडी सुनाना चाहिए। आस्क्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स फॉर क्लास वर्क, यानी पेरेंट्स को बुलाना चाहिए या घर के किसी भी सदस्य को बुला करके उसका जो क्लास वर्क है वो करवाना चाहिए, उसमें हेल्प करे पेरेंट्स आकर के, या नॉन ऑफ द एबव। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऐसा ही दिखाई पड़ता है कि जो सी नंबर है, जो पेरेंट्स को बुला के या घर के मेंबर को बुलाएंगे स्कूल में कि आप इसका हेल्प कीजिए, ऐसा नहीं है, तो सी आपका क्या है, गलत है। एक नंबर है जो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लासरूम, तो आपको बताया गया है जो समावेशी शिक्षा में किसी को भी आप अलग नहीं कर सकते, सबको एक साथ ही रखना है, तो ए नंबर ऑप्शन भी क्या इसका गलत है। तो बताया गया जो प्रोवाइडेड सपोर्ट विद ऑडियो सीडी, ये क्या इसका सही उत्तर है, ऑडियो सीडी, यानी जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, यानी सही से देख नहीं सकता है, तो इसके कारण क्या है, उसको हम सीडी जब प्रोवाइड करेंगे तो सुन करके क्या करेगा, उस चीज़ को समझ पाएगा। तो अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not correct regarding the concept of assessment? Assessment के जो में कौन सा इसमें से सही ऑप्शन आपका नहीं है, यानी रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट आकलन कर रहे हैं तो क्या सही नहीं है। असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर्स एंड लर्नर, और असेसमेंट डायरेक्ट द वीकनेस ऑफ द लर्नर, या असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द लर्नर्स ओनली, या नॉन ऑफ द एबव। इसका उत्तर क्या होगा, ये भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे बताया गया जो असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर्स एंड लर्नर्स, ये सही है। जो असेसमेंट हम ले रहे हैं आकलन रहता है, आकलन किसका, सिर्फ बच्चा का आकलन करना चाहिए या टीचर्स का आकलन करना चाहिए सिर्फ, या दोनों का आकलन करना चाहिए। तो आकलन इसलिए किया जाता है ताकि पता चल सके जो शिक्षण है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें क्या कमी रह गया है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो यहाँ पे बताए असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर्स एंड लर्नर्स, इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, नंबर यही इसका क्या है, सही उत्तर है। जबकि बी नंबर क्या है, असेसमेंट डायरेक्ट द वीकनेस ऑफ द लर्नर, सिर्फ जो उसका वीकनेस का पता लगाएंगे उसको डायरेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। जो टीचर भी क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, शिक्षकों में भी और बच्चों में भी, इसका ये गलत है। और असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक टू द लर्नर्स, सिर्फ लर्नर का ही नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर ए। नेक्स्ट है मेजरमेंट इजे, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, ए प्रोडक्ट, जजमेंट एंड इवैल्यूएशन, नॉन ऑफ द एबव। मेजरमेंट मतलब हिंदी में कहते हैं इसको मापन, मापन क्या है, तो मापन क्या होता है, मापन भी क्या है, एक इवैल्यूएशन का टाइप है, मापन क्या है, इवैल्यूएशन का टाइप है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एंड इवैल्यूएशन, यानी जब आप पढ़ रहे थे इवैल्यूएशन चैप्टर, उसमें क्या था, मेजरमेंट था, असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है, ये एक तरीका है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा नंबर सी। नेक्स्ट है इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट द आइटम प्रॉब्लम्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी, मतलब इस तरह के टेस्ट में बता रहा है, एक ऐसा टेस्ट है जिसमें क्या हो रहा है, जो आपको जो दिया गया है प्रॉब्लम वो
इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया हुआ है, यानी छोटा से मतलब कम, पहले आसान आपको दिया जा रहा है, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है, फिर कठिन है, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। ये किस तरह का है? पावर टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, स्पीड टेस्ट है, या नॉन ऑफ द एबव? ये किस तरह का टेस्ट इसको कहते हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा रहता है? ए बी सी डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पावर टेस्ट। इसे क्या कहते हैं? पावर टेस्ट कहते हैं। इसके बाद है प्लस क्यूरिकुलम। प्लस क्यूरिकुलम इज जनरली यूज्ड इन, एंड प्लस क्यूरिकुलम कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? क्रिएटिव एजुकेशनल प्रोग्राम में, या इंक्लूसिव एजुकेशनल प्रोग्राम में, या जनरल एजुकेशनल प्रोग्राम में, या नॉन ऑफ द एबव। यानी प्लस क्यूरिकुलम जो है कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? तो प्लस क्यूरिकुलम जो इस्तेमाल किया जाता है जनरली जिसका विजुअल प्रॉब्लम होता है, उसके लिए, जो ब्लाइंडनेस होता है उसके लिए, किस तरह से देख पाए या किस तरह से वो पढ़ पाए, किस तरह से वो लिख पाए, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या हो, जो एक ही कक्षा में साधारण बच्चों के साथ रह सके। तो प्लस क्यूरिकुलम है, और यहाँ पे दिया गया आपका इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा जो है, अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर बी। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर डिवाइस इज यूज टू मेजर द लर्नर्स डैश एक्टिविटी। यानी यहाँ पे जो ऑडियोमीटर है, इस डिवाइस का इस्तेमाल हम किस चीज़ को मापने के लिए करते हैं? तो ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? लर्निंग के लिए, विजुअल या टेक्सचुअल, या नॉन ऑफ द एबव। तो ऑडियोमीटर डिवाइस का इस्तेमाल किस? ऑडियोमीटर में क्या होता है? साउंड सुनाई पड़ता है। तो यहाँ पर दिखाया गया लर्निंग प्रोसेस के लिए, तो नहीं होगा, ये लर्निंग सीखने के लिए नहीं। विजुअल है यानी देखने के लिए नहीं। टेक्सचुअल है, ये भी नहीं होगा, या नॉन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि ऑडियोमीटर जो है उसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? हियरिंग के लिए, यानी जो सुनने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इवैल्यूएटिंग क्या है? हियरिंग एक्टिविटीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट फॉर मेजरिंग लर्निंग डिजेबिलिटी। इसमें कौन सा जो टेस्ट है लर्निंग डिजेबिलिटी को नहीं मापता है? क्राइटेरियन और रेफरेंस टेस्ट है, इनफॉर्मल रिगार्डिंग इन्वेंटरी है, या स्टैंडर्डाइज्ड है, लिंग्विस्टिक टेस्ट है, या नॉन ऑफ द एबव है? 18 का जो सही उत्तर क्या है? नंबर डी। 18 का सही उत्तर क्या है? नंबर डी है। जो टेस्ट जो करते हैं, जो IQ टेस्ट है, लिंग्विस्टिक टेस्ट है, ये सब टेस्ट आता है, और ये टेस्ट के अंदर नहीं आता है। अगला जो प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड इंडियन टेस्ट फॉर मेजरिंग द क्रिएटिविटी। बताइए, जो टेस्ट है, जो स्टैंडर्डाइज्ड इंडियन टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड इंडियन टेस्ट जो क्रिएटिविटी को मापता है, वो कौन सा है? पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटीज है, या टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है, या गेजेल्स एंड जैक्सन टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, या नॉन ऑफ द एबव है? पहले बताया कि टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड इंडियन टेस्ट फॉर मेजरिंग द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को मापने के लिए, जो सृजनात्मक काम है उसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर क्या है वो है पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। क्या है इसका सही उत्तर? पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द deaf learners to learn proper grammatical construction of a sentence. This method is used for the deaf learner. यहाँ पे देखिए ध्यान, deaf learner के लिए है ये, जो deaf learner है, to learn proper grammatical, जो सही से क्या कर सके, ग्रामेटिकल जो कंस्ट्रक्शंस उसको सही तरह से या सेंटेंस को समझ सके, इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्रेल मेथड है, या फिट्जजेराल्ड की मेथड है, या एबाकस मेथड, या नॉन ऑफ द एबव है। तो इसमें जो ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है, जिसको ठीक से शब्दों को नहीं सुन पाता है, सही से सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, जो इसीलिए उसको डीफ लर्नर्स कहा गया है। तो पहला है ब्रेल। ब्रेल तो क्या था? जो ब्रेल स्क्रिप्ट जो है अंधा लोगों के लिए है, तो ब्रेल मेथड नहीं होगा इसका आंसर। और इसके बाद जो है एबाकस मेथड है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर बी, फिट्जजेराल्ड की मेथड। इसका सही उत्तर क्या है?
फिट्जजेराल्ड की मेथड इसका सही उत्तर है। और फिट्जजेराल्ड क्या थी, वो खुद क्या थी, एक अमेरिकन थी और वो खुद डीफ थी, यानी वो सही तरह से सुन नहीं पाती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा डिवाइस का निर्माण किया जो क्या करे, बच्चों को सही से सुन करके शब्द के संरचना को समझने में मदद करे, जिससे सही सही वाक्य का वो पता लगा पाए। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंडीशनिंग, इसमें से कौन सा कंडीशनिंग का टाइप नहीं है। एक्सटिंक्शन है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है और नॉन ऑफ द एबव है। जब आप कंडीशनिंग पढ़ेंगे तो देखा गया कि मेनली 2 टाइप का कंडीशनिंग होता है। मेनली कितना होता है, 2 टाइप का, और वो क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग होता है और ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है। तो इसमें बताया गया है जो नॉट फॉलोइंग इज क्या है, नॉट अ टाइप ऑफ कंडीशनिंग, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा नंबर ए, एक्सटिंक्शन इज नॉट ए टाइप ऑफ कंडीशनिंग। नेक्स्ट है SQ4R टीचिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा ये जो टेक्निक है प्रतिपादित किया गया था, ये SQ4R, एटकिंसन एंड शिफ्रिन, बोवर एंड हिलगार्ड या थॉमस एंड रॉबिन्सन या नॉन ऑफ देम। SQ4R तो SQ4R क्या है, ये ऐसा एक टेक्निक है जिसमें आपको पढ़ना सिखाया जाता है कि कैसे सही सही पढ़ना है, कैसे शब्दों को उच्चारण करना है और पढ़ते समय क्या आपको याद रखना है, जिससे आप अच्छी तरह से पढ़ सकें, चैप्टर को समझ सकें, उसके बाद क्या कर सकें, नोट भी उससे बना सकें, यानी अच्छी तरह से चैप्टर को ग्रैस्प करना है। और इसके बाद क्या होगा, आप उसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या किसी क्विज कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये टेक्निक है SQ4R। इसे किसने प्रतिपादित किया था, A, B, C और D, जो 22 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थॉमस एंड रॉबिन्सन ने क्या किया था, थॉमस एंड रॉबिन्सन ने। नेक्स्ट है डैश एजुकेशन इंक्लूड्स सच लर्निंग सिचुएशंस व्हिच डू नॉट हैव curriculum, syllabus फॉर और सर्टिफिकेशन बट टाइपिकली टेक प्लेस नेचुरली एज पार्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज। यानी एक ऐसा एजुकेशन है जो क्या होता है, लर्निंग सिचुएशन डू नॉट हैव करिकुलम, जो आपके करिकुलम में क्या है, नहीं है। यह एक ऐसा एजुकेशन है जो आपके करिकुलम में नहीं है और आपके सिलेबस में भी क्या नहीं है, और इसका कोई सर्टिफिकेट भी आपको मिलने वाला नहीं है। नेचुरली एज पार्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज़, मैंने दूसरे जो एक्टिविटीज़ है उसके साथ में इसको क्या कहते हैं, किस तरह का है, स्पेशल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल या नॉन ऑफ द एबव, किस टाइप का ये है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, नॉन फॉर्मल। क्या हो जाएगा, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लर्निंग एरर, इसमें से कौन सा लर्निंग एरर है, मैथमेटिकल एरर, राइटिंग एरर, बोथ A and B या नॉन ऑफ द एबव। लर्निंग एरर इसमें क्या है, लर्निंग एरर, इसका जो लर्निंग एरर है, जो मैथमेटिकल एरर है या राइटिंग एरर, दोनों ही क्या होगा, इसका लर्निंग एरर, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर C। इसका नंबर C जो है क्या है, वो सही ऑप्शन है, नंबर C। नेक्स्ट है इन अ काउंसलिंग सेशन व्हेन द काउंसलर स्टेट व्हाट द क्लाइंट हैज जस्ट सेड यूजिंग फ्यूअर वर्ड्स बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट द क्लाइंट सेड, इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, पैराफ्रेजिंग, कम्युनिकेशन, डिकोडिंग, नॉन ऑफ द एबव। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब बता रहा है इन काउंसलिंग सेशन व्हेन द काउंसलर स्टेट व्हाट द क्लाइंट हैज जस्ट सेड, मतलब क्लाइंट जो बोला उसको वो उसी तरह से बोल रहा है, बस कम शब्दों में बोल रहा है, उसके क्या अर्थ को बदला नहीं गया है, बस उसके जो बोलने का जो टाइमिंग है उसको कम कर दिया गया, कम शब्दों में उसी को बताया गया है, मीनिंग उसका क्या है वही है, बदला नहीं है। इसे क्या कहते हैं, पैराफ्रेजिंग, कम्युनिकेशन, डिकोडिंग या नॉन ऑफ द एबव। इसे क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर ए, पैराफ्रेजिंग। यानी पैराफ्रेजिंग क्या है, पैराफ्रेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बात कही गई है उसको कम शब्दों में कहना, यानी समरी जो हम लोग लिखते हैं समरी के रूप में करना। तो सही उत्तर होगा इसका नंबर ए, पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट गार्डनर मेंशन 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, कितने तरह का, 7 तरह का उसने बताया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, जो 7 तरह का जो बताया था उसमें कौन सा इसमें से नहीं है। तो इंटरपर्सनल,
एक है यहाँ पर दिया गया है, तो उसके 7 तरह के जो इंटेलिजेंस थ्योरी था उसमें इंटरपर्सनल भी है और इंट्रापर्सनल भी है, तो 2 चला गया। एक है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये भी उसमें आता है, और एक क्या है स्पैटियल इंटेलिजेंस, ये भी है जो गार्डनर ने 7 तरह का बताया था। इसमें तीनों आ रहा है, तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, नंबर डी, नॉन ऑफ द एबव। डैश मोटिव्स आर कंसाइडर्ड एज प्राइमरी मोटिव्स, इसमें किस मोटिव्स को प्राइमरी मोटिव्स में रखा गया है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल या नॉन ऑफ द एबव। यानी 27 नंबर जो प्रश्न है बताया गया है कि जो किस तरह के मोटिव्स को प्राइमरी लेवल में रखा गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल जो है मोटिव से इसको रखा गया। इसके अंदर क्या करता है, जैसे खाने के लिए मोटिवेट होना, तो इसको प्राइमरी लेवल या प्राइमरी चीज़ के अंदर इसको रखा गया है। लर्निंग डिजेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड, जो मोटर स्किल्स का जो डिजेबिलिटी उसे क्या कहते हैं, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया या नॉन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा इसका, जो मोटर स्किल का जो डिजेबिलिटी है, जैसे आपका यहाँ पर दिखाया गया डिसकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया किसके लिए आता है, जो मैथ्स में होता है, मैथ्स में कैलकुलेशन से संबंधित है। एक है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो है जो रीडिंग स्किल्स से संबंधित है, जो डिजेबिलिटी है। डिस्फेजिया है, तो ये है रीडिंग और राइटिंग जो दोनों से संबंधित होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिस्फेजिया कहते हैं। तो डिस्प्रेक्सिया होता है उसका आंसर, जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डिसलेक्सिया है और उसका आंसर होता है डिस्प्रेक्सिया, जो मोटर स्किल से संबंधित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर डी, नॉन ऑफ द एबव। द टर्म काउंसलिंग इज डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी काउंसलिंग वर्ड जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। जो काउंसलिंग वर्ड है तो काउंसलिंग इज डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन सा लैटिन वर्ड है, क्रियोलो, कॉन्सिलियम या क्रीडियो चैट, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है काउंसलिंग, तो यहाँ पर कॉन्सिलियम, यानी कॉन्सिलियम से ये लिया गया है, यानी लैटिन वर्ड कॉन्सिलियम है, कॉन्सिलियम से ये वर्ड लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ वाइज एडवाइजर्स, यानी ये कहाँ से था, जो टेक्सस जो कॉन्जिलियम के संस्थापक ने रोम साम्राज्य में श्रद्धांजलि देने के लिए एक लैटिन शब्द चुना था, वही क्या था, कॉन्सिलियम था, जिसे वहाँ से लिया गया है। This type of counseling involves people who drop out from the school and whose difficulties are likely to be more severe. तो जो ड्रॉप आउट है उसका काउंसलिंग करना है, तो कैसे होगा, कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग होगा या स्कूल बेस्ड काउंसलिंग होगा या बोथ ए एंड बी हो गया, नॉन ऑफ द एबव। यानी बताया गया है जो ड्रॉप आउट है, जो स्कूल छोड़ दिया है, तो उसके लिए किस तरह का काउंसलिंग यहाँ पे जरूरी है। पीपल हु ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल्स एंड हुज डिफिकल्टीज आर लाइकली टू बी मोर सीवर, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग। नेक्स्ट है आपका जो इंग्लिश का है, इंग्लिश में यहाँ पे आपका पैसेज दिया गया है, इसी के ऊपर आपको इसका उत्तर देना है। तो पैसेज एक बार में शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं पैसेज आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मे देयर ऑलवेज बी टाइगर्स इन द जंगल एंड टॉल ग्रास, मे द टाइगर्स रॉयर बी हर्ड, मे हिज थंडर बी नॉन इन द लैंड एट द फॉरेस्ट pool, by moonlight may he drink and raise his head, scenting the night wind, may he crouch low in the grass when the herdsmen pass, and slumber in dark caverns when the sun is high. May there always be tigers, but not so many that one of them might be tempted to come into my room in search of meal. यहाँ पे जो लेखक है वो टाइगर के बारे में बता रहे हैं, जो टाइगर को कहाँ रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर वो बता रहा है। तो यहाँ बताइए, द पोइट वांट्स
द टाइगर टू बी इन जंगल एवरीवेयर इन हिज रूम नॉन ऑफ द अबव। टाइगर को कहाँ रखना चाहता है, मैंने पॉइंट के अनुसार टाइगर कहाँ रहना चाहिए, सिर्फ जंगल में या सभी जगह पे या उसके रूम में या नॉन ऑफ द अबव। तो जो पॉइंट है उसके अनुसार बताया गया है जो टाइगर है, टाइगर कहाँ रहना चाहिए, सभी जगह होना चाहिए, यानी पॉइंट के अनुसार टाइगर सभी जगह रहे तो अच्छा है। नेक्स्ट है व्हाट डज हीज थंडर मीन। हीज थंडर का मतलब यहाँ पे क्या है, थंडरिंग क्लाउड या टाइगर्स रॉय, पॉइंट्स वॉइस या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही जो उत्तर होगा क्या है, हीज थंडर यानी किसका थंडर, टाइगर का। तो टाइगर का थंडर क्या होगा, टाइगर्स रॉय। टाइगर्स रॉय यानी टाइगर की आवाज़, टाइगर की गर्जना को यहाँ पे तुलना किया गया हीज थंडर से। वाई वुड द टाइगर रेज हिज हेड टू शो एरोगेंस। वो अपना जो सर है क्यों उठाएगा, शो एरोगेंस, टू सी द मून, टू लुक अराउंड या नॉन ऑफ द एबव। यानी ये जो आपका दिया गया है पॉइंट, इसके अनुसार जो पोएम है इसके अनुसार क्या होगा, टू शो एरोगेंस, टू सी द मून, टू लुक अराउंड या नॉन ऑफ द एबव। 33 का जो आंसर है, टाइगर अपना सर किस लिए उठाएगा, टू सी द मून, यानी कविता के अनुसार क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, टू सी द मून। नेक्स्ट है वेयर डज द टाइगर स्लीप। टाइगर कहाँ सोएगा, एट द फॉरेस्ट पॉन्ड, इन द पोइट्स रूम, इन द डार्क कैवर्न्स, नॉन ऑफ द अबव। बताया गया है कि कविता देखते ही आपको पता चल जाएगा, बताया इन द डार्क कैवर्न्स में जाकर टाइगर वहाँ पर सोएगा। द लास्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम सॉ द poet's sense of humor, the poet's arrogance, the poet's love for nature, none of the above। यानी जो अंतिम का 3 लाइन है वो जो पोइट है, जो कवि है, उसके बारे में क्या बताता है। अंतिम का जो 3 लाइन है उसके बारे में क्या बता रहा है, इसके बारे में है द लास्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोइट सॉ द poet's sense of humor, the poet's arrogance, the poet's love for nature, वो नॉन ऑफ द एबव। यानी ये 3 में से एक भी इसका सही उत्तर नहीं है। अब आगे देखते हैं जो 12 इंचेज में जो ब्लैंक है उसमें फुट है, उसके बाद ए एन द या नॉन ऑफ द एबव भरना है। ए एन द में से क्या होगा, जो आर्टिकल्स है 12 इंचेज मेक डैश फुट, 12 इंचेज मेक अ फुट, क्या होता है, मेक अ फुट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर ए। सिल्वर एज वेल एज कॉटन डैश फॉलन इन प्राइस, इज आर हैव या नॉन ऑफ द एबव। बोल रहा है जो सिल्वर एज वेल एज कॉटन डैश फॉलन इज आर हैव नॉन ऑफ द एबव। जो 37 है, 37 का उत्तर क्या होगा, इसका दिया गया है डी नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे होगा आपका सही उत्तर क्या होगा, सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज फॉलन इन प्राइस। क्या हो जाएगा इसका, हैज फॉलन इन प्राइस। डैश गेव यू दैट नाइफ, तो व्हिच व्हाट हु नॉन ऑफ द एबव गेव यू दैट नाइफ। ये तो बहुत ही आसान है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हु gave you that knife। Peter played handball yesterday, Peter played handball yesterday dash, did he, did not he, has he, none of the above। क्या पीटर प्लेड हैंडबॉल फुटबॉल yesterday, जो उसने खेला, तो क्या उसने खेला, क्या उसने नहीं खेला। तो क्या होगा, ये पीटर के लिए आया है तो क्या होगा, पीटर क्या है, ही, तो डिड ही या डिडंट ही, हैज ही, क्या उसने नहीं खेला, तो क्या हो जाएगा इसका, डिडंट ही। सही उत्तर होगा इसका नंबर बी। सेंट द पार्सल डैश पोस्ट थ्रू बाय एट नॉन ऑफ द एबव। यानी पार्सल को भेजना है तो बोल रहा है सेंड द पार्सल थ्रू पोस्ट या बाय पोस्ट एट या नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका जो सही आंसर है वो होगा सेंड द पार्सल बाय पोस्ट, यानी पोस्ट के द्वारा आपको क्या करना है, पार्सल को
भेजना है, तो सही उत्तर हो जाएगा बाय पोस्ट। नेक्स्ट है हियर डैश माय ब्रदर, कम, कम्स, कैन कम या नॉन ऑफ द एबव। हियर कम माय ब्रदर, कम्स माय ब्रदर, कैन कम, नॉन ऑफ द एबव। 41 का जो आंसर है वो क्या होगा, हियर कम्स माय ब्रदर, यानी नंबर बी क्या होगा इसका सही उत्तर। हैव यू बॉट डैश मैंगोज, हैव यू बॉट अ लिटिल मैंगोज, सम मैंगोज, एनी मैंगोज या नॉन ऑफ द एबव। तो क्या होगा, हैव यू बॉट सम मैंगोज, हैव यू बॉट सम मैंगोज, इसका बी जो है सही ऑप्शन है इसका बी। I got dashed by his enthusiasm, जो carried away, carried out, carried off या none of the above। जो 43 है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर ए carried away, carried away। I caught sight of dash in the mirror, themselves, their selves, himself, none of the above। I caught sight of dash in the mirror, तो I है यहाँ पे जो सब्जेक्ट I है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही होगा। तो इसमें से I के लिए क्या होता है माई सेल्फ, इसलिए इसमें से देम सेल्फ, देयर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, तो इसका होगा नॉन ऑफ द एबव। वी डैश ओबे द लॉज, वी कैन, वी मे, वी हैव या नॉन ऑफ द एबव। वी कैन ओबे द लॉ, वी मे ओबे द लॉ, वी हैव ओबे द लॉ या नॉन ऑफ द एबव। 45 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा डी, नॉन ऑफ द एबव, वी ओबे द लॉज। द सिनोनिम्स ऑफ प्रिकेरियस इज, प्रिकेरियस का सिनोनिम्स क्या होगा पेनफुल, हिंडर, अनसर्टेन, नॉन ऑफ द एबव। इसमें से इसका सिनोनिम आपको खोजना है। द सिनोनिम या प्रिकेरियस का सिनोनिम्स क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या आ जाए नंबर सी अनसर्टेन। द एंटोनाइम ऑफ एले, एले का एंटोनाइम क्या है फैनेटिक, एक्यूट, सॉफ्ट, नॉन ऑफ द एबव। 47 एंटोनाइम खोजना है किसका एले का, इसका है नॉन ऑफ द एबव। इसमें से एक भी इसका सही उत्तर नहीं है। इन स्पाइट ऑफ ऑल, in spite of all his brag he had to eat humble pie। here to eat humble pie means, and eat humble pie means क्या होता है to apologize humbly, to anticipate, to adapt, none of the above। बताइए यहाँ पे टू ईट हम्बल पाई इसका मीनिंग क्या होगा। 48 इसका जो सही उत्तर है टू एपोलाइज हम्बली, जो है टू ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो सेंटेंस दिया गया है जंबल स्ट्रक्चर टू कंस्ट्रक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है। पहला है वेरी एक्साइटिंग, कैन बी, न्यू कंट्री, ट्रैवलिंग टू अ। A 1 2 4 3 3 2 4 1 4 3 2 1 या नॉन ऑफ द एबव। जो 49 है इसका किस क्रम में ये क्या होगा सही अर्थ प्रदान करेगा। तो सही उत्तर है इसका नंबर 4 4 3 2 1 4 3 2 1 करेंगे। ट्रैवलिंग टू न्यू कंट्री कैन बी वेरी एक्साइटिंग, ट्रैवलिंग टू अ न्यू कंट्री कैन बी वेरी एक्साइटिंग, यानी नंबर सी इसका क्या है सही उत्तर है।
win the love of others and respect odd manners. win the love of others and respect odd manners, ये भी आपको सजा के सेंटेंस बनाना है। और इसका सही ऑप्शन क्या है? नंबर 50 का। नंबर 50 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? नंबर बी 4132। क्या है? 4132। अब इसमें है नेक्स्ट जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस। इवान पावलोव प्रोपाउंडेड अ न्यू थ्योरी ऑफ लर्निंग नॉलेज। यानी इवान पावलोव क्या क्या एक नया थ्योरी दिया, उसे क्या कहते हैं? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, कंसेप्ट कंडीशनिंग है, नॉन ऑफ द अबव है। तो पावलोव ने जो दिया था थ्योरी, इसमें से उस थ्योरी को क्या कहते हैं? ए न्यू थ्योरी ऑफ लर्निंग नॉलेज। लर्निंग के ऊपर जो नया थ्योरी दिया था उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या कहते हैं उसे? क्लासिकल कंडीशनिंग। डैश इज अ लर्निंग डिजेबिलिटी दैट अफेक्ट हैंड राइटिंग एंड फाइन मोटर स्किल। अभी थोड़ा देर पहले बताया था आपको, जो हैंड राइटिंग और क्या करेगा, फाइन मोटर स्किल है, उसे क्या कहते हैं? डिस्फेजिया, एफेसिया, डिसकैल्कुलिया या नॉन ऑफ द एबव। यानी बताया गया जो किस तरह का डिजेबिलिटी है, जो राइटिंग का भी है और उसका फाइन मोटर स्किल्स है। 52। तो इसका क्या, इसमें से एक भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर नहीं है यहाँ पे, तो हो जाएगा नंबर डी, नॉन ऑफ द एबव। TVLT in second language teaching is, TVLT in second language teaching is tool based language teaching, task book language teaching, task based language teaching या none of the above। 53 का TVLT मीन्स क्या होता है, यही आपको बताना है। TVLT का टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग को क्या कहते हैं हम लोग? TVLT, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। Which of the following is not a study skill? इसमें कौन सा स्टडी स्किल नहीं है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया, राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट, यूजिंग अ डिक्शनरी या नॉन ऑफ द एबव। बोल रहा है नॉट अ स्टडी स्किल, इसमें से कौन सा स्टडी स्किल्स नहीं है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया, राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट, यूजिंग अ डिक्शनरी। तो राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट जो है इसको नॉट अ स्टडी स्किल क्या है? राइटिंग अ फॉर्मल रिपोर्ट नॉट अ स्टडी स्किल्स, नंबर बी। 55 है, आइडेंटिफाई द वर्ड वेयर द क्यू साउंड ऑकर्स। कहाँ पे क्यू साउंड आता है? तो थ्रेड, देन, दोज या नॉन ऑफ द अबव। 55 जो क्यू साउंड बोल रहा है, जो आइडेंटिफाई द वर्ड वेयर द क्यू साउंड ऑकर्स, क्यू साउंड कहाँ पर आता है? तो इसमें थ्रेड है, जो उच्चारण करेंगे थ्रेड, देन, दोज, कहीं पर नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? नॉन ऑफ द अबव। फिर से एक जो है पैसेज है, पैसेज के बाद फिर क्या है? क्वेश्चन आंसर है इसी के ऊपर। तो पैसेज है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स। द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स फ्रॉम whom it gets the money, which enables it to keep up its large circulations. No widely circulated newspaper dare support a public policy, howsoever much in the national interest that might conflict with the vested interest of its advertisers. On the other hand, any product that refuses to pay the advertising rates of a powerful national organ will be denounced, smashed and driven off the market. You are not allowed to use any product that dissociates itself from the advertising ring. All this is understandable since big circulations spells bankruptcy if the paper has to depend on its sales for its revenue. According to this passage, one of the chief factors that controls the editorial policy of a newspaper is the interest of the nation.
द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स, द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, या नॉन ऑफ द एबव। तो 56 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है नंबर बी, द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स। यानी ये जो पैसेज है, पैसेज पढ़ने से आपको इसमें मिल जाएगा कि इसका सही उत्तर कौन सा है। बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकरप्टी इफ द पेपर डिपेंड्स ऑन इट्स सेल फॉर इट्स रेवेन्यू बिकॉज the advertisers will not be there to support its cost of productions. To retain its big circulations, it will have to be sold far below the cost of its production. The advertisers would drive it out of circulations, या none of the above. And जो 57 है इसका उत्तर क्या है? नंबर सी, the advertisers would drive it out of circulations. नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। A widely circulated newspaper cannot support a public policy unless it supports the national interest, unless it supports the popular belief, unless it supports the interest of the advertisers, and none of the above. 58 का जो आंसर है वो है सी, unless it supports the interest of the advertisers. If a producer refused to pay high rates of advertisement in a widely circulated newspaper, the circulation of the newspaper will decrease. The rival producers will come forward with advertisements against that produced. The newspaper will cut its number of pages to reduce its cost of productions, या none of the above. यानी 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 59 का सही उत्तर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ द above. Next, the word closest in meaning to condemn. Condemn in the passages. Passage में इसका मीन्स क्या? smashed, denounced, controlled, या none of the above. जो 60 है उसका मीन्स क्या है? जो condemn, the word closest in meaning इसका हो जाएगा जो smashed, denounced, controlled हो जाएगा denounced. क्या मीनिंग है इसका? denounced. इसके बाद है हिंदी का। हिंदी में भी पैसेज दिया है, इसी के ऊपर आधारित अब क्या है प्रश्न है। साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि जीवन का मुख्य आधार साहित्य है या साहित्य जीवन की मजबूत दीवार है। साहित्य का आधार जीवन है, साहित्य का आनंद जीवन से ही है। ये पैसेज पढ़ते ही आपको मिल जाएगा इसका सही उत्तर क्या है। साहित्य का आधार जीवन है, यानी जीवन है तो साहित्य है, इसलिए साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर सी। नेक्स्ट है मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? मनुष्य किसकी खोज में? मनुष्य आनंद की खोज में क्या होता है? जीवन भर लगा रहता है। यानी आपका जो पैसेज है, पैसेज के अनुसार क्या हो जाएगा? मनुष्य आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है। रत्न द्रव्य, भरे पूरे परिवार, लंबे चौड़े भवन एवं ऐश्वर्य को पाने की नहीं, साहित्य के आनंद का आधार है 63 का सुंदर और सत्य को पाना, जीवन, रत्न और ऐश्वर्य को पाना और परमात्मा। तो यहाँ पे क्या है? साहित्य के आनंद का आधार क्या है? सुंदर और सत्य को पाना। यानी ये लास्ट में जो दिया है पैसेज में वही है इसका सही उत्तर, सुंदर और सत्य को पाना। नेक्स्ट है परिमिति का अर्थ है
परिमिति का अर्थ है सीमित, दबा हुआ, विस्तृत या फंसा हुआ। यानी परिमिति का अर्थ क्या है? तो परिमिति का जो अर्थ है वो क्या है? सीमित। क्या है? सीमित। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? यानी क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है या विशेषण है। यहाँ पे दिया गया है लंबे चौड़े भवन में लंबे चौड़े वर्ड किस लिए यहाँ पे प्रयोग में लाया गया है? तो लंबे चौड़े कहाँ पे आया है? भवन से पहले। भवन को क्या कहते हैं? भवन है संज्ञा शब्द है, उसके पहले आया, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। भवन कैसा है? लंबा चौड़ा है। यानी संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। यानी यहाँ लंबा चौड़ा विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर डी। इसके बाद काव्यांश है। काव्यांश के ऊपर भी इसी तरह से प्रश्न है कुछ। सुख दुख मुस्काना, नीरज से रहना, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना, मैं वीर नारी हूँ, साहस की बेटी, मातृभूमि रक्षा को वीर सजा देती, आकुल अंतर की पीर राष्ट्र हेतु हना, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना, मातृभूमि जन्मभूमि राष्ट्रभूमि मेरी, कोटि कोटि वीर पूत द्वार द्वार देरी, जीवन भर मुस्काए भारत का अंगना, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना। तो ये था आपका काव्यांश। अब इसी के ऊपर क्या है? प्रश्न है, सुख दुख में मुस्कुराते हुए कैसे रहना चाहिए? धीरज, धीर, शीर या वीर। यानी यहाँ पे बताया गया है कि कवि के अनुसार सुख दुख में हमें मुस्कुराते हुए धीरज से रहना चाहिए, धैर्य के साथ रहना चाहिए। सुख में भी और दुख में भी मुस्कुराते हुए अपनी धीरज को या धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, आकुल अंतर की पीड़ा किसके लिए सहनी चाहिए? यानी आपका जो कविता है उसके अनुसार राष्ट्र, समाज, जाति या धर्म, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्र के अनुसार है। ये भी बहुत ही आसान है। मातृभूमि जन्मभूमि डैश मेरी, उपयुक्त शब्द खाली स्थान में भरिए। यानी कविता का जो पंक्ति है उसी से भरना है। मातृभूमि जन्मभूमि क्या है? राष्ट्रभूमि मेरी। यानी सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? नंबर डी। सही उत्तर क्या है इसका? नंबर डी, राष्ट्रभूमि मेरी। भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए? जीवन भर, उम्र भर, मुट्ठी भर, पल भर। यानी भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए? यह है जीवन भर। कविता में लिखा हुआ है जीवन भर। माता के लिए पर्यायवाची शब्द है। यानी माता के लिए इसमें से जो दिया गया है कौन सा शब्द उसका पर्यायवाची है? जननी, दादी, नानी, बुआ। यानी माता को क्या कहते हैं? जननी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर ए, माता के लिए जो आया है जननी। यह है अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध यानी स्पेलिंग जो है किसका गलत है? निशाचर, केले, ऋषि, पढ़ना। इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो क्या है? केले है। क्योंकि केले जब हम लिखते हैं तो केले को लिखते हैं क एकर ल एकर केले। इसमें क्या देते हैं? अनुस्वर की मात्रा नहीं देते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया था। क्या है आपका जो केले लिखा हो क्या है? अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता उस समास को क्या कहते हैं? जिसमें कोई भी पद क्या होता है? प्रधान नहीं होता है। तो इसमें क्या है, जब समास आप पढ़े तो बताएगा बहुब्रीहि समास जो है, बहुब्रीहि समास क्या होता है? एक विशेष अर्थ लिए होता है। जब हम किसी का समास विग्रह करता है तो जो वो अर्थ दिखता है वो नहीं होता है, यानी किसी विशेष अर्थ को प्रयोग करता है। जैसे दशानन कहेंगे तो क्या होता है? 10 है आनंद जिसके अर्थात वह, यानी रावण को ये दर्शा रहा है। तो इसका कोई पद क्या होता है? प्रधान नहीं होता। जबकि द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारा में क्या होता है? शब्द की प्रधानता होती है। तो बोल रहा है जो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर ए, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। यानी भारत के जो आर्य परिवार की भाषा है उसमें से कौन उसके अंतर्गत नहीं आता है? तो संस्कृत, हिंदी, बंगाली जो है भारतीय आर्य परिवार के भाषा है। जबकि कन्नड़ जो साउथ इंडिया का जो ये भाषा है ये भारतीय आर्य परिवार की भाषा में सम्मिलित नहीं है।
मोहन ने सोहन को किताब दी में कारक है। यहाँ पे ऐसा ही लिख दिया गया है। यदि आपको यहाँ पे ने भी कारक है और यहाँ पे को भी कारक है, लेकिन किसको बता रहा है ये आपको नहीं बताया गया है। आपको एग्जाम में अंडरलाइन करके दिया रहेगा कि किस कारक के बारे में पूछा गया है। यदि हम यहाँ देखते हैं मोहन ने सोहन को, यानी मोहन ने सोहन को, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, कर्ता ने। और यदि होता है सोहन को किताब दिया, तब क्या हो जाएगा, ये कारक बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे को शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मोहन ने सोहन को, तो ये हो जाएगा आपका कर्ता कारक। इसके बाद है शब्दकोश में सही शब्द क्रम चुनिए, यानी आपका जो शब्दकोश है यानी डिक्शनरी है, इसमें कौन शब्द पहले आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा। इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे नौ है, मो है, फिर नौ है, तो पहला आंसर क्या है आपका, गलत है। यहाँ पे पवन है, पंकज है, पंच है, प व, यानी प के बाद क्या है, अ व, यहाँ पे क्या है, प के बाद अनुस्वर, फिर क है, तो व के बाद यहाँ पे फिर क है, तो क्या ये गलत है, क्योंकि क क्या है, व से पहले आता है, तो ये भी क्या सही ऑप्शन नहीं है। इसके बाद है क अनुस्वर और ग है, यहाँ क उसके बाद प है, तो ग के बाद प आता है, उसके बाद आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय में क्या होता है, ये संयुक्त व्यंजन है, तो ये क्या है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी, कंगन, कपड़ा और क्षत्रिय। इसके बाद है अल्पप्राण, अल्पप्राण सघोष व्यंजन छांटिए। अल्पप्राण सघोष व्यंजन, ये थोड़ा सा जो सही से जो नहीं पढ़े हैं, यदि अच्छा से व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो इसको छांटना थोड़ा सा ये है, लेकिन है बहुत ही आसान। आपको यहाँ पे दो शब्द दिया गया है, एक क्या दिया गया, अल्पप्राण, एक होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण और एक होता है सघोष, जिसे घोष भी कहते हैं, और एक होता है अघोष। अल्पप्राण इसका मतलब हुआ ऐसा जो अक्षर, ऐसा जो वर्ण है जिसको बोलने में जो हमारा जो हवा है कम निकलता है, उसे कहते हैं अल्पप्राण। और अल्पप्राण कैसा होता है, किसको कहते हैं, तो कोई भी जो आपका ये वर्ण है, जैसे क वर्ग, ख जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, उसमें से जब लेते हैं तो पहला जो आता है, पहला वर्ण आता है, दूसरा तीसरा जो इस तरह से वर्ण आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्पप्राण के अंतर्गत लाते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को, यानी क, ख, ग, घ, अंग, यानी पांच होते हैं, च, छ, ज, झ, य। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है, क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है, अल्पप्राण। और सघोष क्या होता है, सघोष और एक होता है अघोष, या सघोष को हम लोग घोष भी कहते हैं। यानी जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे गले में कंपन होती है, तो ऐसा वर्ण जिसको उच्चारण करने में हमारे गले में कंपन हो, तो ज़्यादा कंपन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सघोष। और ये कौन सा होता है, ये भी होता है आपका जो अंतिम तीन जो वर्ण श्रेणी में आता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो लास्ट का जो तीन आता है, यानी 3, 4 और 5, यानी जो आ जाएगा आपका 3, 4 और 5। मान लिया क इसमें आ गया, क, ख, ग, घ, तो ये 3, 4, 5 वाला जो आ जाएगा, ये आ जाता है आपका सघोष में। तो दोनों में बोल रहा है जो अल्पप्राण और सघोष दोनों होना चाहिए। तो कॉमन क्या आता है इसमें, 3 भी है और 5 भी क्या है, दोनों में कॉमन है। अल्पप्राण में ये वर्ण है और सघोष में ये वर्ण है। तो घ देखेंगे, घ कहाँ आता है, क, ख, ग, घ, ये 4 नंबर पर आता है, 4 दोनों में ही नहीं है। च क्या है, पहला वर्ण है, च अल्पप्राण है परंतु सघोष नहीं है। ब क्या है, प, फ, ब, यानी ये तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण यानी अल्पप्राण भी है और तीसरा इसमें भी है, यानी ये सघोष भी है। तो ब क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, यानी ये अल्पप्राण भी है और सघोष भी है। नेक्स्ट है, मैं यह काम अपने आप कर सकता हूँ, मैं सर्वनाम है, यानी इसमें जो सेंटेंस है मैं यह काम अपने आप कर सकता हूँ, मैं के बारे में पूछा गया, यानी मैं कौन सा सर्वनाम है। तो सर्वनाम तो इसमें और भी है, अपने आप कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या है, मैं के बारे में पूछा है, तो ये पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष
निजवाचक और संबंधवाचक। तो मैं क्या है अपने लिए संबोधित किया, तो ये क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और पुरुषवाचक में भी क्या है एक दिया है मध्यम पुरुष, तो नहीं ये क्या हो जाएगा प्रथम पुरुष होगा। तो प्रथम पुरुष नहीं है तो क्या है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है तुमने अधूरी कहानी सुनाई में विशेषण है, यानी यहाँ कौन सा विशेषण है। तुमने अधूरी कहानी सुनाई, इसमें किस तरह का विशेषण है। तो यहाँ पे है कहानी है और ये है अधूरी। तो अधूरी कहानी अधूरा, तो संख्यावाचक विशेषण सर्वनामी गुणवाचक और परिमाणवाचक। तो संख्यावाचक नहीं हो सकता क्योंकि संख्या 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर नहीं दिया, अधूरा दिया है। तो अधूरा किस चीज़ को दर्शाता है, अधूरा, पूरा, थोड़ा, ज़्यादा, ये परिमाण को दर्शाता है। अतः ये कौन सा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो है, ये किस तरह का वाक्य है। ये मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य या उपवाक्य। ये है आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी, ये है संयुक्त वाक्य है। उचित मिलान करो, यहाँ पे आपको मैच करना है। यहाँ पे समास दिया गया है, समास है इसका। तो समास का जो मिलान करेंगे समास विग्रह के अनुसार करेंगे। यहाँ पे है तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व और अव्ययभाव है त्रिलोचन भरपेट विश्वम्भर और घी शक्कर। तो पहला देखते हैं क्या है ये घी शक्कर, यानी घी और शक्कर यानी दोनों पद प्रधान है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी ये 4 का हो जाएगा 3 नंबर का 4। तो 3 का 4 कहाँ है, 3 का जो 4 है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो घी शक्कर का क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। उससे बाहर है विश्वम्भर। विश्वम्भर मतलब हो गया विश्व का भरण करने वाला। तो विश्व का भरण करने वाला है। और त्रिलोचन यानी 3 नेत्रों वाला, यानी इसका जब हम करेंगे अर्थात वह, यानी 3 नेत्रों वाला अर्थात वह, यानी शिव, यानी एक विशेष अर्थ लिया है, तब ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, यानी 2 का 1। और क्या है भर पेट, यानी ये क्या हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास, यानी ये किसी भी क्रम में क्या होगा इसका रूप नहीं बदलेगा लिंग वचन आदि के आधार पर। तो विश्वम्भर क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, यानी विश्व का भरण करने वाला, यानी दूसरा पद क्या जो प्रधान है। तो 1 का 3 यहीं पर है और यहाँ पर भी है। और 2 का 1 और 3 का 4 ये आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद है वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हम जो आपस में बात करते हैं एक दूसरे से उसके लिए जो प्रयुक्त होता है तो कौन सा कहलाता है। अनौपचारिक कथन है, औपचारिक है, प्रासंगिक है या तर्कसंगत है। ये भी बहुत ही आसान है। जो बोलचाल की भाषा है जो आपस में बात करते हैं क्या होता है अनौपचारिक, यानी ए। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं या बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं या बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं या बच्चे सूत्रों को प्रयोग करते हैं। इसमें कौन सा उचित है तो क्या हो जाएगा बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। बच्चे को पहले जब उदाहरण दिया जाता है समझाया जाता है उसके बाद उसका नियम बताया जाता है। तो ये सबसे क्या है व्याकरण के दृष्टिकोण से अच्छा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर बी। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो बच्चे भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या होगा उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, यानी इसका ऑप्शन ए जो है वो क्या है सही है। ऑप्शन ए क्या इसका सही है। नेक्स्ट है जो अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, यानी उसको जब ये हो रहा है जो पढ़ती को वो क्या कर रहा है जो पति लिख दे रहा है
और अभिनव को अनव, इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो, यानी ये त्रुटि वो कर रहा है। तो पढ़ती को पति और क्या है अभिनव को अनव, इसका अर्थ हुआ कि उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य नहीं है, यानी जो विचार उत्पन्न है और जिस गति से वो लिख रहा है उसमें क्या है अंतर पाया जाता है, इसलिए ऐसा त्रुटि होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर बी। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। और इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, जो सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, यही क्या आपका समावेशी कक्षा का उदाहरण है। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? यानी जो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है किसने लिखा? गार्सा द तासी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन या सुनीति कुमार या धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर जो 86 है वो किसने लिखा? इसका सही उत्तर है बी, अब्राहम गियर्सन ने इसको लिखा। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है, यानी जो गाइड से पढ़ा उसी का क्या कर रटी हुई भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, या सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो इसका क्या उत्तर हो सकता है? इसका उत्तर होगा उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, जिसके कारण क्या कर रहा है वो जो रटा हुआ है उसी को क्या कर रहा है लिख रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर है उसके लिए बताया गया है कि उसका उद्देश्य क्या, यदि हिंदी भाषा वहाँ पर शिक्षण हो रहा है तो बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, या बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। चूँकि ये है उच्च प्राथमिक स्तर की बात कही गई है, तो इस समय बच्चे क्या करते हैं, सोचने लगते हैं और समझने लगते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर डी, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, यही क्या है उच्च प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है। इसके बाद है भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। तो भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या हो सकता है? भाषाई प्रयोग के अवसर, या इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन, या पाठ्य पुस्तक। यानी भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या है? इसका जो उत्तर है वो क्या है, इकाई परीक्षण इसका सही उत्तर है। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। क्या गुण नहीं होना चाहिए? होना आवश्यक नहीं है। व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, या रसायनों का ज्ञान होना। 90 नंबर, यानी भाषा शिक्षक उसमें क्या होना आवश्यक नहीं है, रसायन का ज्ञान। चूँकि भाषा शिक्षक है तो उसे रसायन का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर डी। तो यहाँ तक था आपका हिंदी के क्लास। इसके बाद जो है ईवीएस है। ईवीएस का जो पहला क्वेश्चन है, ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड अगेन सो मैनी केमिकल्स मेक द सॉइल। यानी बार बार हम यदि एक ही खेत में बार बार केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेम क्रॉप, यहाँ बताया गया है कि एक ही तरह का क्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम क्रॉप है और केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या करेगा ये ज़मीन के लिए? तो फर्टाइल बनाएगा, यानी उससे और उपजाऊ बनाएगा अधिक, या इनफर्टाइल या अनउपजाऊ बनाएगा। तो यूजफुल फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉप, या
नॉन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब हम एक ही तरह का जो क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं और उसमें केमिकल बार बार इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी का जो इनफर्टाइल हो जाता है, नहीं उसका जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर बी इसका सही उत्तर है। व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्स इज जियोथर्मल एनर्जी, यानी जियोथर्मल एनर्जी का रिसोर्स कौन सा है? ये किस तरह का है? कन्वेंशनल, रीन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल, नॉन रीन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल, रीन्यूएबल या नॉन ऑफ द एबव। यानी जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी जो है इसमें से कौन सा होता है? तो क्या है ये? जियोथर्मल, नॉन कन्वेंशनल एंड रीन्यूएबल। 92 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर सी, नॉन कन्वेंशनल एंड रीन्यूएबल। द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन एशिया, एशिया में जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है वो कौन सा है? यहाँ पे दिया गया है चिल्का लेक, वेम्बानंद लेक है, वुलर लेक है, नॉन ऑफ द एबव है। तो चिल्का लेक जो है हमारे भारत में ही जो है, जो उड़ीसा प्रांत में पड़ता है, वो क्या है? सबसे बड़ा है एशिया में लार्जेस्ट लेक जो है फ्रेश वाटर का। इसमें है मिनरल स्टॉक्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ सरफेस आर, मिनरल स्टॉक एग्जिस्ट ऑन अर्थ सरफेस आर रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल या पार्शली रीन्यूएबल। यानी मिनरल स्टॉक्स, यानी मिनरल जो हमारे अर्थ पे पाया जा रहा है, विभिन्न तरह के जो मिनरल है, खनिज पदार्थ हैं, ये कैसा होता है? रीन्यूएबल, यानी फिर से ये बनाया जा सकता है, या नॉन रीन्यूएबल है, या थोड़ा बनाया जा सकता है, या नॉन ऑफ द एबव है। ये क्या होता है? नॉन रीन्यूएबल होता है। यानी जो मिनरल्स है ये नॉन रीन्यूएबल, एक बार ये समाप्त हो गया फिर से ये दोबारा नहीं बनेगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर इज मेनली डेरिव्ड फ्रॉम, न्यूक्लियर पावर इज मेनली डेरिव्ड किससे निकलता है? यूरेनियम से, प्लेटिनम से, सिल्वर, नॉन ऑफ द एबव। न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसमें से यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी के लिए जो है यूरेनियम का। द डिजीज कॉज्ड बाय कैडमियम पोल्यूशन इज नॉन एज, जो कैडमियम पोल्यूशन से होता है उस डिजीज का नाम क्या है? मीनामेटा, इटाई, आर्सेनिकोसिस, नॉन ऑफ द एबव। तो जो कैडमियम पोल्यूशन से होता है उसको क्या कहते हैं? इटाई डिजीज के नाम से जाना जाता है। Which of the following disease is not caused by mosquito, इसमें से कौन सा डिजीज है जो मॉस्किटो के काटने से नहीं होता है? तो डेंगू मॉस्किटो से होता है, फाइलेरिया है, और उसके बाद प्लेग है। तो प्लेग जो डिजीज है वो किससे होता है? ये डिजीज जो है वो चूहों के कारण ये फैलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर सी। द पोल्यूटेंट दैट कॉज होल इन द ओजोन लेयर, इसमें से कौन सा पोल्यूशन है जो ओजोन लेयर जो है पृथ्वी के ऊपर जो उसके वायुमंडल में ओजोन लेयर उसमें छेद कर रहा है, माने उसको तोड़ रहा है? तो SF6 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, नॉन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर क्या है? नंबर सी, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यही जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण है। द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन इज, मेन कॉज क्या है? एसिड रेन क्यों होता है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। एसिड रेन जो बारिश के साथ जो गैसियस, जो जहरीले गैसेस मिल करके हमारे पृथ्वी पर पड़ता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। तो ये क्या होगा? एयर पोल्यूशन के कारण मेनली होता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर ए। नेक्स्ट है द एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल इकोसिस्टम इज, नेचुरल इकोसिस्टम का इसमें से उदाहरण क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड, एक्वेरियम, ग्रासलैंड, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर आपका ध्यान देने वाली बात है, नेचुरल इकोसिस्टम की बात कही गई है। जो प्राकृतिक तौर पर एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है? ये मैन मेड होता है। एक्वेरियम जो है जो रखते हैं हम लोग घर में, वो भी क्या है? मैन मेड है। तो ग्रासलैंड जो है ये क्या है? नेचुरल है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? नंबर सी, ग्रासलैंड। नेक्स्ट है डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट विद, जो
डिट्रिटस फूड है, कहाँ से स्टार्ट है ये चेन? ग्रीन प्लांट से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, कंज्यूमर से, या नॉन ऑफ द एबव से? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी सड़े गले जो मरे जीव है वहीं से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है इस फूड चेन की। वेरी माइन्यूट प्लांट्स फ्लोटिंग इन द वाटर आर कॉल्ड, जो बहुत छोटा छोटा जो प्लांट है, एकदम ही छोटे प्लांट जो वाटर सरफेस उस पर तैरते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? नेक्टोन, फाइटोप्लैंक्टन या बेंथोस, नॉन ऑफ द एबव। और इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है फाइटोप्लैंक्टन्स। Decomposers constitute a group of organism with, जो decomposers constitute with a group of organism, क्या? consume living animals and plants, consume living animals, consume dead animals, यानी जो decomposers होता है वो decomposers किसका कंजम्पशन करता है? decomposers ये करता है consume dead organism, किसका करता है? dead organism का, जो मरे हुए जीव जंतु हैं, सड़े मरे गले हैं, उसी को डिकम्पोज करता है, एनवायरनमेंट में फिर से वापस कर देता है। CITES इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स, या नॉन ऑफ द एबव। यानी CITES है, ये किससे रिलेटेड है? ये है कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके ऊपर ये इंटरनेशनल ट्रीटी बनाया गया। नेशनल पार्क इज वन काइंड ऑफ, नेशनल पार्क एक तरह का क्या होता है? एक्स सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशंस, इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशंस, या बोथ एक्स सीटू एंड इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, या नॉन ऑफ द एबव। और इसका जो सही उत्तर क्या है वो है इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। One of the conventional source of energy is wind energy, tidal energy, hydroelectric energy, none of the above। इसमें से बताया गया जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ विंड, टाइडल, हाइड्रो, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या है सही उत्तर? इसका इसमें से कोई नहीं है जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नंबर डी। प्लैंक्टन्स, नेक्टॉन्स एंड बेंथोस आर नॉट द कंपोनेंट ऑफ रिवर इकोसिस्टम, यानी ये जो है किसका एक कंपोनेंट नहीं है? रिवर इकोसिस्टम का, ओशनिक इकोसिस्टम का, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का और लेक इकोसिस्टम का। तो अभी आपने देखा कि ये जो छोटे छोटे जीव हैं पानी में तैरते रहते हैं, और तो यहाँ पर रिवर इकोसिस्टम है, ओशन है और लेक है, तीनों क्या है? पानी से रिलेटेड है। तो पानी में ये जीव पाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधा। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी लैंड पर ये नहीं होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? नंबर सी। इन इकोसिस्टम व्हेन एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज, जब इकोसिस्टम में एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, या नॉन ऑफ द एबव। इसका अर्थ हुआ जब जो कोई ग्रीन प्लांट को खाया कोई एनिमल, उस एनिमल का और एक एनिमल खाया, उसको और एक एनिमल खाया, तो इस तरह से क्या हो रहा है? एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है। इस लेवल में एनर्जी क्या होता है? एक लेवल से जैसे दूसरे लेवल में जाता है तो एनर्जी क्या होता है? वो डिक्रीज होता है, वो एनर्जी कमता चला जाता है। द स्मॉलेस्ट रिवर इन त्रिपुरा इज, त्रिपुरा का सबसे छोटा नदी का नाम क्या है? मनु रिवर, गुमती रिवर, हावड़ा रिवर, नॉन ऑफ द एबव। और इसका सही उत्तर क्या है? हाओरा रिवर। क्या इसका सही आंसर है? Which of the following cycles is concerned with energy flow in the ecosystem, यानी कौन सा साइकिल जो एनर्जी फ्लो करता है हमारे इकोसिस्टम में? फूड साइकिल, सल्फर साइकिल, या क्लोरीन साइकिल, नॉन ऑफ द एबव। तो चूंकि एनर्जी का क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, और एनर्जी किससे प्राप्त होता है? फूड से प्राप्त होता है हमें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फूड साइकिल।
व्हिच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स त्रिपुरा विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कौन सा जो हाईवे है त्रिपुरा को भारत के बाकी राज्यों से जोड़ता है, NH54, NH8, NH10 या नॉन ऑफ द अबव। तो त्रिपुरा को भारत के बाकी राज्यों से जोड़ता है वो है आपका NH44। NH44, यहाँ पे NH44 ऑप्शन नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर डी। द हाईएस्ट पीक ऑफ लॉन्ग तराई रेंज इज, लॉन्ग तराई रेंज का सबसे ऊंचा पीक का नाम क्या है, सखान, जारीमुरा, बेथलिंग सीप या फेंगपुई। द हाईएस्ट पीक ऑफ लॉन्ग तराई, हाईएस्ट पीक ऑफ लॉन्ग तराई इज क्या है, फेंगपुई। फेंगपुई क्या उसका हाईएस्ट पीक है। अ रिवर विद हाई BOD वैल्यू इंडिकेट, यानी BOD वैल्यू से क्या दर्शा रहा है, हाई पोल्यूशन लेवल, क्लीन वाटर, प्रेजेंस ऑफ क्रोकोडाइल, नॉन ऑफ द एबव। तो BOD लेवल दर्शाता है हाई पोल्यूशन लेवल को दर्शाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका नंबर ए। यूट्रोफिकेशन रिजल्ट्स फ्रॉम, यूट्रोफिकेशन रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड एंड सीवेज पोल्यूशन या व्हीकल एग्जॉस्ट, पेस्टिसाइड या नॉन ऑफ द एबव। यूट्रोफिकेशन रिजल्ट्स फ्रॉम, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 114 का इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर ए, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड एंड सीवेज पोल्यूशन। सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर ए। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व ऑन 2 सितंबर, 16 सितंबर, 21 सितंबर, यानी वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, सितंबर या 21 मार्च है, किस तारीख को ये मनाया जाता है। तो सही उत्तर है इसका नंबर बी, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व किया जाता है। रिकेट इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, विटामिन B1, C, D और विटामिन ए। तो रिकेट्स किसके कमी के कारण होता है, रिकेट्स होता है विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन आवर कंट्री इज अ कोल्ड डिजर्ट, हमारे देश में कहाँ पे कोल्ड डिजर्ट पाया जाता है जहाँ पे बहुत अधिक ठंडा होता है और पानी का कमी हो। तो जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय और दार्जिलिंग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख को क्या कहते हैं, लद्दाख में कोल्ड डिजर्ट पाया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए इसमें से कौन सा जो तत्व है आवश्यक है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, नॉन ऑफ द एबव। तो हीमोग्लोबिन के लिए क्या है, आयरन की मात्रा आवश्यक है हमारे बॉडी में। सही ऑप्शन है इसका नंबर बी। द प्रोटोकॉल व्हिच डिसाइड्स टू कंप्लीटली फेज आउट CFC इज नॉन एज, तो कौन सा कहता है, कार्टजेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या नॉन ऑफ द एबव। 119 का जो सही उत्तर हो क्या है, नंबर बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड इन व्हिच जोन, सिस्मिक जोन 1, सिस्मिक जोन 5 या सिस्मिक जोन 4 या नॉन ऑफ द एबव। तो वेस्ट बंगाल जो है मेनली किस जोन में स्थित है, वेस्ट बंगाल तो मेनली क्या होता है, ये जो जोन 3 है उसमें स्थित है। इसका कुछ पार्ट है 4 में भी होता है, तो 1 में भी कुछ पार्ट है, लेकिन मेनली जो सिचुएटेड है 3 में है। तो कुछ कुछ पार्ट 1 और 4 का दिया है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, नॉन ऑफ द एबव, यानी ये इसमें से ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है मैथ का। तो मैथ का जो ये सब जो क्वेश्चंस है, ये आपके जो क्वेश्चंस है सॉलिड क्वेश्चंस है, इसका आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर जा कर के यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो पेडागोजी का पार्ट है उसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इज
जेबी वाटसन, ईएल, थॉर्नडाइक, एरिस्टोटल या नॉन ऑफ द अबव। बोल रहा है जो व्यवहारवाद का जो है पिता किसे कहा जाता है 134। यह है कहा जाता है जेबी वाटसन को क्या कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। मेथड इज गिवन बाय क्वेश्चन आंसर मेथड जो है किसके द्वारा दिया गया है। यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन आंसर मेथड जो एम मॉन्टेसरी, गैल्टन, सोक्राट्स, नॉन ऑफ देम। तो क्वेश्चन आंसर मेथड जो है सोक्राट्स के द्वारा ये दिया गया था। NUEPA इज कंसर्न विद एजुकेशनल इवेल्युएशन, एजुकेशनल प्लानिंग या एजुकेशनल यूनिटी या नॉन ऑफ द अबव। NUEPA किससे एसोसिएटेड है? इसका सही उत्तर क्या है? नंबर बी, एजुकेशनल प्लानिंग से क्या है ये रिलेटेड है। द गोल ऑफ टीचिंग इज, टीचिंग का गोल क्या होना चाहिए? टू मेक डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, टू इम्पार्ट जनरल नॉलेज, टू गिव इंफॉर्मेशन या नॉन ऑफ द अबव। 137 का जो सही उत्तर है वह है ए, टू मेक डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। यही है टीचिंग का मेन गोल, उद्देश्य यही है। 138 एज पर द RT Act 2009 हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिपेयर ए स्कूल लेवल डेवलपमेंट। स्कूल के डेवलपमेंट में उत्तरदायित्व कौन है स्कूल डेवलपमेंट के लिए? तो स्कूल हेडमास्टर, स्कूल डेवलपमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या नॉन ऑफ द अबव। तो ये कौन इसके लिए उत्तरदायी होगा? 138 इसके लिए होगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये क्या है? जो RT Act 2009 है उसके अनुसार ये उसके लिए जिम्मेदार हैं। द नंबर ऑफ स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज 3, 4, 6 या नॉन ऑफ द अबव। यहाँ बताया है जो नंबर ऑफ स्टेज यानी कॉग्निटिव डोमेन के कितने स्टेज हैं। कॉग्निटिव डोमेन के जो हैं 6 स्टेज हैं 6 स्टेज है इसमें। Data handling at upper primary stage focus on data interpretation only, data organization only, technique of data collection या data collection, organization and interpretations। ABCD में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है? नंबर डी जो है इसका नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। Read the following problems given in a textbook for class 7. A map is given with a scale of 2 cm is equal to 1000 km. What is the actual distance between two places in kilometer if the distance on the map is 2.5 cm? This problem is, ये किस तरह का प्रॉब्लम है? Investigatory in nature, based on higher order thinking skills, to enhance problem solving skills या इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। ये बहुत ही आसान है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा टू इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस? बता रहा है निम्न में से कौन सा क्या है मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। एस्टिमेशन, मेमोराइजेशन, मेजरमेंट या विजुअलाइजेशन। तो मेमोराइजेशन जो है यानी जो याद करना है ये क्या है? मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? नंबर बी। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 स्कूल मैथमेटिक्स टेक्स प्लेस इन अ सिचुएशन वेयर, स्कूल मैथमेटिक्स टेक्स प्लेस इन अ सिचुएशन वेयर चिल्ड्रेन आर फोर्स्ड टू लर्न ऑल concept by daily practice, children are listeners and the teachers is an active narrator, children are involved in chorus drill of formula and pressure of performance in examination या मैथमेटिक्स इज पार्ट ऑफ चिल्ड्रेंस लाइफ एक्सपीरियंस। तो कौन सा इसमें से सही ऑप्शन होगा? 143 का डी नंबर जो है ऑप्शन, मैथमेटिक्स इज ए पार्ट ऑफ चिल्ड्रेंस लाइफ एक्सपीरियंस यानी बच्चों के जो लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ा होना चाहिए। इन Class 6 teacher gave a topic for debate as formative assessment FA task. Hindu Arabic numerals are more powerful than Roman numerals. Objective of this FA activity is to access analysis, creativity, understanding या knowledge। 144 का
जो सही उत्तर है वो क्या है? नंबर ए, एनालिसिस। In a mathematics classroom, emphasis is placed on mathematical content, process and reasoning, problem solving strategies, mathematical algorithm and process या mathematical content। 145 इसका होगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर ए, मैथमेटिकल कंटेंट, प्रोसेस एंड रीजनिंग। 146 A teacher gives the following problem related to discount to the student for solving. The market price of a shirt and sweater are rupees 200 and rupees 300 respectively, and the discount on the marked price of shirt and sweater are 20%, 12% respectively. While preparing the bill, the shopkeeper interchanged the discounts on these items by mistake. On getting the bill, Hamida noticed the mistakes and paid the actual amount to the shopkeeper. How much money did Hamida pay to the shopkeeper? What value does the teacher try to promote through this problem? यानी जो है इसमें किस वैल्यू को दिखाया गया है? इसमें क्या है? ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को दिखाया गया है कि हमीदा चाहती तो कम रुपये भी दे सकती थी, लेकिन नहीं, उसने क्या किया? जो एक्चुअल अमाउंट था उसने वही दिया। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर ए। अगला प्रश्न है 147। अनिशा एंड अमित स्टडी इन क्लास 7। अनिशा टोल्ड अमित दैट इफ द मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास आर increased by 5, the average would go up by 5. She further says that it is true for all numbers. Amit does not agree, and Anisha proves it by taking the case and instead of 5, Anisha is using। इसमें ये किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है? इंडक्टिव लॉजिक, एस्टिमेशन, डिडक्टिव लॉजिक या कॉमन सेंस का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो डिडक्टिव लॉजिक का यहाँ पे क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है यूजिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड गेम्स इन्वॉल्विंग फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू शेप्स बाय जॉइनिंग 2D शेप्स एक्सेट्रा। तो नंबर ए, इनहेंस स्टूडेंट्स न्यूमरेसी स्किल्स एंड computational skills, helps teacher to manage students in mathematics laboratory, enhance students ability to understand the concepts better as they are able to explore, observe and infer at their own pace, helps teachers to access students performance in mathematics। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा नंबर सी। नेक्स्ट है writing proofs in geometry implies 2-column table of axioms and deductions, steps of drawing a figure, argument or justification of a statement या descriptions of a geometrical problems। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है नंबर सी। इसका भी नंबर सी सही उत्तर, argument or justification of statement। Two complementary angles are in the ratio 2:3. Find the angles. The above problems from NCERT textbook of class 7 refers to lower order thinking as it is based on the recalling informations, या higher order thinking as it demands constructions of a figure using given informations, या lower order thinking as it is based on using the informations in concrete situations, या higher order thinking as it demands the इंटरप्रिटेशन ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। तो ये चूँकि हायर ऑर्डर थिंकिंग है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर डी। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चंस जो है, पूरे 150 क्वेश्चंस था। आपको 150 क्वेश्चंस आपने देख लिया, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया क्योंकि अभी समय बहुत कम है। तो आप खुद देखिए इसको, और आपको उत्तर दे दिया गया है, उत्तर देखिए और इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।